मॉर्निंग क्लास। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के बायोलॉजी की। बायोलॉजी का यदि बात की जाए तो आज हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा जीवों में जनन। जीवों में जनन जिसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे बहुत अच्छे से हम उनको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं प्रजनन। प्रजनन के बारे में हम बात करते हैं। प्रजनन क्या है, प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं या कितनी विधियां होती हैं, उनका हम एक एक करके क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रजनन की, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। तो प्रकृति में उपस्थित सभी जीवधारी, प्रकृति अर्थात इस पूरे नेचर में, पृथ्वी में उपस्थित सभी जीवधारी अपने जीवों की निरंतरता को बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक पदार्थों का क्या करते रहते हैं, स्थानांतरण करते रहते हैं। जैसे हम अपने से ही समझते हैं कि एक मानव अपने वंश को बनाए रखने के लिए निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता रहता है, नई संतान को क्या करता है, जन्म देता है। ठीक उसी प्रकार प्रकृति में उपस्थित सभी जीवधारी अपने जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अपने जीवों की निरंतरता को क्या करने के लिए, बनाए रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, और वो क्या करते हैं, निरंतरता को बनाए रखने के लिए नए जीवों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। एक पीढ़ी से कहा दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से जीवों को क्या करते रहते हैं, प्रकृति में निरंतरता उसकी बनाए रखने के लिए कि वो जीव विद्यमान रहे आए, उनको बनाए रखने के लिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते रहते हैं, स्थानांतरित करते रहते हैं या संचरित करते रहते हैं। और जीवों के संचरण की यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। जीवों के संचरण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। तो अपन बोल सकते हैं वह क्रिया जिसमें जीव अपने समान नए जीवों को जन्म देता है, अपने ही समान क्या, नए जीवों को। तो इसके अंतर्गत हम क्या बोलेंगे, वह क्रिया जिसमें जीव अपने ही समान नए जीवों को क्या देती है, जन्म देती है, जिससे उनकी निरंतरता प्रकृति में क्या होती है, बनी रहती है, तथा अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान नए जीवों को जन्म देते हैं, अपनी प्रजाति को बनाए रखते हैं, और अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते रहते हैं, स्थानांतरण करते रहते हैं। तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। और प्रजनन किसी भी जीवधारी का, किसी भी जीवधारी का, चाहे वो इंसान की बात की जाए या फिर भेड़ बकरियों की बात की जाए, किसी भी जीवधारी की बात करें, सबका एक क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। तो प्रजनन सभी जीवधारी का क्या माना जाता है, जीवधारी का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है, लक्षण माना जाता है। सभी जीवधारियों का क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अन्य जीवधारियों के समान पौधों में भी प्रजनन की प्रक्रिया या प्रजनन का गुण क्या होता है, पाया जाता है। जिस प्रकार जीवधारियों में प्रजनन का गुण पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार सभी पौधों में भी क्या होता है, पेड़ पौधों में भी प्रजनन का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। परंतु पौधों के यह भाग जो होते हैं, जड़, तना, पत्तियां, इन रूपांतरित भागों से वो क्या करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। या बीज, जड़, तना, पत्ती और बीज के माध्यम से क्या करते हैं, वो वृद्धि करते हैं। तो
तो ये सभी जीवधारियों के साथ साथ अब पौधों की भी बात कर सकते हैं कि ये पौधों का भी क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है या गुण माना जाता है। मतलब प्रजनन केवल जीवधारियों की बात करें, क्योंकि पेड़ पौधे में भी जो पेड़ पौधे जीवित हैं अर्थात हरे भरे हैं, वो भी तो एक जीव का अंश माना जाएगा। तो ये उनका भी क्या माना जाएगा, एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाएगा। अब चूंकि हम ये भी बात जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो मुख्य रूप से बीज से, जड़ से, कोई तना से, कोई पत्ती से, ये जो रूपांतरित भाग हैं इनके माध्यम से अपनी संख्या में निरंतर क्या करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। और इनके वृद्धि करने का यह गुण ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो आया, प्रजनन क्या है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप बता सकते हैं कि वह क्रिया जिसमें जीव अपने समान नए जीवों को, अपने समान या अपने से भिन्न नए जीवों को उत्पन्न करते हैं और प्रकृति में उनकी निरंतरता को क्या रखते हैं, बनाए रखते हैं। अपनी प्रजाति की निरंतरता को निरंतर बनाए रखते हैं। यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। प्रजनन सभी जीवधारियों का क्या माना गया है, एक महत्वपूर्ण लक्षण माना गया है। साथ ही साथ ये पेड़ पौधों का भी महत्वपूर्ण लक्षण माना गया है। यदि बात की जाए पेड़ पौधों की कि वो अपनी संख्या में किस प्रकार वृद्धि करते हैं, तो बीजों के माध्यम से, जड़, तना, पत्तियां, ये जो उनके रूपांतरित भाग हैं इनके माध्यम से भी वो क्या कर पाते हैं, वृद्धि कर पाते हैं। और यह घटना ही क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। अब हम बात करते हैं प्रजनन की विशेषताएं। क्या विशेषताएं, प्रजनन की विशेषताएं क्या हैं, क्यों आवश्यक है? तो हम बात कर रहे हैं प्रजनन की क्या विशेषताएं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा प्रजनन की विशेषताएं। तो प्रजनन एक महत्वपूर्ण, प्रजनन क्या है, एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है और इसकी प्रमुख विशेषताएं जीवों की निरंतरता को बनाए रखना है। प्रजनन क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीवों की निरंतरता क्या होती है, बनी होती है। तो ये कैसी प्रक्रिया बेटा, एक जैविक प्रक्रिया है। एक महत्वपूर्ण क्या है, जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीवों की क्या बनी हुई है, जीवों की निरंतरता बनी हुई है। तो प्रजनन एक क्या है, जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीवों की निरंतरता क्या हुई है, बनी हुई है। अब हम बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं। पहला, प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयां जैसे युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। पहला तथ्य हम ये ले सकते हैं इसका कि प्रजनन क्रिया के फलस्वरूप ही, प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप किनका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। अब ये युग्मक क्या होते हैं, जैसे नर और मादा से जो नर युग्मक बनेगा और मादा से मादा युग्मक बनेगा। तो इस प्रकार से क्या समझ में आएगा कि प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप ही युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। यदि प्रजनन की क्रिया नहीं होती तो युग्मकों का निर्माण भी नहीं होता और सृष्टि विराल हो जाती। दूसरा तथ्य हम ले सकते हैं, इस क्रिया के द्वारा ही नई पीढ़ी का क्या होता है, जन्म होता है। तो नई पीढ़ी का जन्म जो होता है, नई पीढ़ी, यदि प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होती तो आज से 100-200 हजार करोड़ वर्ष पहले जो जीव जंतु थे वही जीव जंतु क्या आज के युग में अपडेट होके रह पाते? नहीं, वही जीव जंतु होते या अभी तक क्या हो गए होते, समाप्त भी हो गए होते। आज हमारे यदि वंश की बात करें, आपके वंशों की बात की जाए या किसी भी प्रजाति के वंशों की बात की जाए तो क्या वंशज रह पाते? अभी नहीं रह पाते, क्योंकि प्रजनन के फलस्वरूप ही वो क्या रह पा रहे हैं, इस सृष्टि में अपने जीवन को बनाए रख पा रहे हैं। तो प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप ही नई पीढ़ी का क्या हो रहा है, या जीव पा रहे हैं, नई पीढ़ी के जीव पा रहे हैं या नई पीढ़ी यहाँ पर रह पा रही है। किसके फलस्वरूप?
प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप ही। तीसरी बात हम क्या रख सकते हैं, इस प्रक्रिया के कारण ही कोशिकाओं एवं जीवों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस क्रिया के फलस्वरूप ही जीवों की संख्या में क्या होती है, संख्या में वृद्धि हो रही है। किसके फलस्वरूप, प्रजनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही। आपको यदि ज्ञात हो, मैंने एक पिछली क्लास में एक छोटा सा टॉपिक बताया था, मच्छर की प्रजाति, मच्छर का इतिहास। मच्छर की कम से कम ओवरऑल यदि देखा जाए तो 3500 वैरायटियां होती हैं, प्रजातियां होती हैं। तो अनुमान लगा सकते हैं कि यदि ये प्रक्रिया ना होती प्रजनन की, तो क्या ये प्रजाति पाई जाती, नहीं। जीवधारियों की, सभी समस्त जीवधारी, कीट मकोड़े, सभी जीवधारियों की यदि प्रक्रिया चल रही है तो वो किसके फलस्वरूप चल रही है, प्रजनन के फलस्वरूप ही ये प्रक्रिया चल पा रही है। ठीक है ना, वो अपनी निरंतरता बनाए रखे हैं और जीवन में अपने जीवन को जी पा रहे हैं। तो प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप ही युग्मक का क्या हो रहा है, निर्माण, नई पीढ़ी का क्या हो रहा है, निर्माण या नए जीवों का निर्माण, जीवों की संख्या में भी क्या हो रही है, निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके कारण ही कोशिकाओं का क्या हो पा रहा है, विभाजन संभव हो पा रहा है। कोशिकाओं का क्या हो पा रहा है, विभाजन संभव हो पा रहा है। तो प्रजनन के कारण हम एक टॉपिक और लिख सकते हैं, कोशिकाओं का क्या, विभाजन, सेल डिवीजन जो हम बोलेंगे, कोशिकाओं का सेल का जो डिवीजन हो रहा है, जो विभाजन हो रहा है, किसके फलस्वरूप हो रहा है, प्रजनन के फलस्वरूप इनमें इनका क्या हो पा रहा है, विभाजन। इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इस क्रिया के फलस्वरूप ही डीएनए का क्या होता है, द्विगुणन होता है। क्यों भाई, क्योंकि नर से प्राप्त नर युग्मक, मादा से प्राप्त मादा युग्मक, ये आपस में संलेत होंगे, एक नए शिशु को नए निर्माण कर देंगे, नए बच्चे का क्या होगा, निर्माण होगा। क्यों, प्रजनन के कारण युग्मक बनेंगे, युग्मक से युग्मनज बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा और वह विकसित होकर क्या बन जाएगा, शिशु और बच्चे का निर्माण कर लेगा। तो मतलब हम एक बहुत इसमें एक तथ्य और जोड़ सकते हैं कि डीएनए का जो द्विगुणन होता है, डीएनए का क्या द्विगुणन किसके फलस्वरूप होता है, प्रजनन के फलस्वरूप ही डीएनए का द्विगुणन होता है। इसका पूरा फॉर्म भी बता देना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका द्विगुणन किसके फलस्वरूप होता है, प्रजनन के फलस्वरूप ही होता है। साथ ही साथ हम इसमें एक बात और बता सकते हैं कि आरएनए, किस चीज का, आरएनए और प्रोटीन जैविक रासायनिक पदार्थों का भी संश्लेषण होता है। तो छठवां तथ्य क्या लिख सकते हैं हम इसमें, कि जो आरएनए है का क्या संश्लेषण, आरएनए का संश्लेषण या निर्माण जो होता है, ये भी किसके फलस्वरूप होता है, प्रजनन के फलस्वरूप ही होता है। तो ये हो गया हमारा प्रजनन, और प्रजनन की कुछ क्या पढ़ लिए, विशेषताएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रजनन के लाभ की। हमारे लिए या सभी जीवधारियों के लिए प्रजनन किस प्रकार उपयोगी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें प्रजनन के, तो बहुत सारे लाभ हैं। शुरुआत हम करते हैं प्रजाति की निरंतरता से, वही टॉपिक जो हमने पढ़े हैं। तो पहली बात तो क्या आ गई, प्रजाति की निरंतरता। सभी जीवधारी प्रजाति जो भी अपन ले सकते हैं, किसी भी जीवधारी की, भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, पेड़ पौधे, सभी प्रजाति प्रजनन के फलस्वरूप ही अपनी निरंतरता को क्या रखे हैं, बनाए रखे हैं। आज डायनासोर की प्रजाति क्या हो गई, विलुप्त हो गई। क्यों, क्योंकि वो अपनी निरंतरता को क्या नहीं रख पाया, बनाए नहीं रख पाया, जिसके चलते उसकी प्रजाति आज क्या हो गई, विलुप्त हो गई। और ऐसे और भी जीव हैं जिनकी प्रजातियां निरंतर क्या हो रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि वो अपनी निरंतरता को क्या नहीं कर पा रहे हैं, प्रजनन की क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, निरंतरता को बना ही नहीं रख पा रहे हैं। कुछ और भी रीजन है, जैसे डायनासोर विलुप्त होने के बहुत सारे वैज्ञानिक रीजन भी माने गए हैं, जैसे उल्का पिंड का पृथ्वी की सतह पर गिरना, ये भी इनका एक रीजन माना गया है। तो ये तो एक तथ्य अलग हो जाएगा। फिलहाल में हम देखें कि प्रजाति की क्यों क्या बनाए रखना, निरंतरता को बनाए रखना। तो प्रजनन
के फलस्वरूप हम क्या बना सकते हैं, प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। किसके फलस्वरूप, प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप ही, क्रिया के फलस्वरूप हम प्रजाति की क्या बनाए रख पाते हैं, निरंतरता बनाए रख पाते हैं। तो पहला तथ्य क्या हो गया, प्रजाति की निरंतरता। इसके साथ ही साथ हम दूसरा तथ्य बोल सकते हैं प्रतिस्थापन। दूसरा तथ्य हम क्या ले सकते हैं, प्रतिस्थापन। अब ये प्रतिस्थापन क्या है, तो सभी जीवधारी अपने गुणों का क्या करते रहते हैं, प्रतिस्थापन। जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मृत जीवों का क्या प्रतिस्थापन नए जीवों में हो जाता है। सभी जीवधारियों का क्या होता रहता, प्रतिस्थापन, उनके गुणों का, उनके और विश्लेषित पदार्थों का, जिन भी चीजों का अपन क्या का देखें तो इनका निरंतर क्या होता रहता है, प्रतिस्थापन होता रहता है। तो गुणों के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं ये प्रतिस्थापन। तीसरा तत्व हम क्या ले सकते हैं इसमें, तीसरा तत्व हम ले सकते हैं जीवों को अस्तित्व को बनाए रखना। तीसरा तत्व क्या आ जाएगा, जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना। अभी हमने एक बात रखी कि डायनासोर की प्रजाति क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है, क्योंकि वो उसने अपने अस्तित्व को क्या नहीं रख पाया, बनाए नहीं रख पाया। अर्थात सभी जीवधारी जीवों के अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किस पर आधारित है, मूल रूप से प्रजनन की प्रक्रिया पर ही क्या होते हैं, आधारित होते हैं। अब यदि कोई भी जीव अपनी प्रक्रिया को बनाए रखना चाह रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा भाई, प्रजनन करना पड़ेगा, नए जीवों का निर्माण करना पड़ेगा। अपने अस्तित्व को यदि क्या कर पाना है, बनाए रख पाना है तो जीवों के अस्तित्व में भी क्या होती है, ये सहायक। यदि बात करें विभिन्नताएं, तो प्रजनन के फलस्वरूप भी क्या देखने को मिली, जीवधारियों में क्या देखने को मिल रही है, विभिन्नताएं। तो ये जो विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी किसके फलस्वरूप प्राप्त होंगी, प्रजनन। क्यों, क्योंकि जब भांति भांति के जीव क्या होंगे, प्रकृति में जन्म लेंगे, तो उनके कुछ गुणों में, अनुवांशिक गुणों की बात करें या उनके रूपांतरित गुणों की बात करें, उनमें क्या देखने को मिलेगी, विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। अब ये दृष्टिकोण कैसे व्यापक समझ में आए, आप एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति से कंपेयर करें तो उसको सारी चीजें ऐसी लगेंगी, ठीक है, ओवरऑल सही ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जब उससे विचित्र विचित्र प्रकार के प्राणी उसके आसपास वातावरण में मिलेंगी तो 10 लोगों से क्या कर पाएगा, कंपेयर कर पाएगा, तुलना कर पाएगा, और फिर अपनी कमियां निकालेगा कि नहीं यार मैं इससे तो ठीक ठाक हूं, इससे क्या हूं, कम हूं, या मुझे इससे और अच्छा बनना है। अब इससे अच्छा बन रहा हूं तो दूसरा मेरे से और अच्छा मिल रहा है। मतलब जो ये विभिन्नताएं बन रही हैं ये किसके फलस्वरूप बन रही हैं, प्रजनन के फलस्वरूप। तो विभिन्नताओं का होना ये भी किस पर आधारित है, प्रजनन की क्रिया पर ही क्या है, आधारित है। प्रजनन के कारण ही जीवधारियों में विभिन्नताएं आती हैं और नए गुण वाले जीव क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अब यदि आज से 10 साल 20 साल 50 साल पुराने वाले गुण के जो लोग थे वही गुण के लोग क्या अब आएंगे, नहीं, क्योंकि अब अपडेट होता जा रहा है। आज से 50 साल पहले के लोगों की सोच अलग थी और अब आने वाले लोगों की या हमारी सोच उनसे क्या नहीं कर रही, मैच नहीं कर रही। फलस्वरूप इसी क्रिया के कारण, क्योंकि वो किसको देखता है, वातावरण को देख के ही अगली पीढ़ी उसका क्या करता है, चयन करता है। मतलब जो विभिन्नताएं बन रही हैं और नए जीवों का, नए गुणों की उत्पत्ति हो रही है वो किसके फलस्वरूप, प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप। एक तथ्य हम और इसमें लिख सकते हैं, क्या, विभिन्नताओं का स्थानांतरण। अब ये जो विभिन्नताएं बन रही हैं इनका भी क्या, स्थानांतरण। तो विभिन्नताओं का स्थानांतरण, इसमें क्या बोल सकते हैं, तो प्रजनन के कारण ही जीव के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या होते रहते हैं। अब जो हमारे माता पिता के गुण होंगे वो हमारे तक आए, हमारे गुण हमारे संतानों तक जाएंगे, उनके गुण अगली संतानों तक जाएंगे। अर्थात इन गुणों का भी क्या हो रहा है,
स्थानांतरण जो है वो किसके फलस्वरूप हो रहा है? प्रजनन के फलस्वरूप हो रहा है, क्योंकि हम पढ़े हैं अनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या रूपांतरण, स्थानांतरण क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। अनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? प्रजनन। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? ये प्रजनन के लाभ को देख सकते हैं। कितने कुल मिलाकर लाभ देखे हमने? 5 लाभ देखे। कौन कौन से लाभ हैं? पहला, प्रजाति की निरंतरता। सभी जीवधारी प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप ही अपनी निरंतरता को प्रकृति में बनाए रख पा रहा है। दूसरी बात, प्रतिस्थापन। सभी प्रजाति के जो जीव हैं वो अपने निरंतर गुणों में अपने व्यापक स्तर में क्या करते रहते हैं? प्रतिस्थापन करते रहते हैं। जीवों के अस्तित्व, यदि किसी भी जीव के अस्तित्व की बात की जाए तो वो प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप ही बनाए रख पा रहा है। एक एग्जांपल आप डायनासोर का देख सकते हैं। विभिन्नताएं, प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप ही सभी जीवधारियों में उनके गुणों में क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट क्या लिया हमने? विभिन्नताओं का स्थानांतरण। तो प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप ही आनुवांशिक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता रहता है? स्थानांतरण होता है। तो ये सारी की सारी किसके हो गए? प्रजनन के लाभ की विधियां। तो प्रजनन की मुख्यतः कितनी विधियां पाई जाती हैं? 2 विधियां पाई जाती हैं। एक होता है आपका अलैंगिक जनन। जनन बोलें या प्रजनन बोलें, बात एक ही है। और दूसरा होता है क्या? लैंगिक जनन। एक अलैंगिक और एक लैंगिक, है ना? अलैंगिक हो गया और क्या हो गया? लैंगिक जनन। तो प्रजनन मुख्यतः कितनी विधियों के द्वारा होता है? 2 विधियों के फलस्वरूप होता है। एक अलैंगिक जनन के फलस्वरूप और दूसरा क्या होता है? लैंगिक जनन के फलस्वरूप। अलैंगिक जनन क्या है? जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दोनों युग्मकों का होना अनिवार्य नहीं होता। दोनों युग्मक अर्थात माता और पिता, कहने का तात्पर्य है नर और मादा दोनों में से किसी एक का होना ही ठीक ठाक है। दोनों का होना अनिवार्य नहीं है कि दोनों की आवश्यकता हो, नहीं। तो जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक नर युग्मक ही भाग लेते हैं, जिससे प्राप्त संतान आकार की, अनुवांशिकी और समस्त गुणों में अपने पूर्वजों के कैसे होती है? समान होती है। इसमें क्या लेता है? एक ही युग्मक क्या लेता है? भाग। चाहे वो नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, तो एक ही युग्मक होगा। इससे प्राप्त जो संतान होगी, संतति होगी, वो अपने पूर्वजों के गुणों के क्या होगी? समान ही होगी, पूर्वजों के जैसे ही रहेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? आपका अनुवांशिकी, आकार की, गुणों का रूपांतरण हो रहा है। तो प्रजनन में जब हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की, तो आप बोलना प्रजनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक युग्मक का होना ही अनिवार्य होता है और जिससे प्राप्त संतानें आकार की, अनुवांशिकी रूप से अपने पूर्वजों के समान होती है। जैसे पेड़ पौधे, आम का पेड़ आम ही होने वाला है, पीपल नहीं होने वाला है। या पीपल का पेड़ क्या बरगद नहीं होने वाला है। तो वो क्या समझ में आया उससे? कि वो अपने पूर्वजों के कैसे होते हैं? समान होते हैं। और उसमें केवल एक युग्मक ही क्या लेता है? भाग ले लेता है। अब आम के पेड़ से, वृक्ष से हम ये तो नहीं पूछेंगे कि आम की माँ कौन है, आम के पिता कौन है, पीपल की माँ कौन है, पीपल के पिता कौन है। ऐसा अपन बोलेंगे क्या? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसमें केवल एक युग्मक ने ही क्या ले लिया है? भाग लिया है। और उससे प्राप्त होने वाली जो संतानें होंगी वो अपने पूर्वजों के ही कैसे होंगी? समान होंगी। आकार की, अनुवांशिकी, रंग, रूप, सभी गुणों में क्या होगी? अपने पूर्वजों के समान पाई जाएगी। तो प्रजनन की यह प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? अलैंगिक जनन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अलैंगिक जनन कहलाएगी। इसमें विशिष्ट प्रकार की रचना या विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता। तो एक बात और याद रखना कि इसमें विशिष्ट कोशिकाएं का क्या नहीं होता? निर्माण नहीं होता।
साथ ही साथ एक तथ्य और इसमें क्या बोल सकते हो आप, एक तथ्य ये भी बोल सकते हो कि इस प्रकार के प्रजनन की क्रिया में समसूत्री विभाजन होता है, ना कि अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है यहाँ? समसूत्री क्या होता है? विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? समसूत्री। क्यों? क्योंकि यहां से जो संतान प्राप्त होने वाली है वो अपने पूर्वज के ही समान प्राप्त होने वाली है, हूबहू। रंग में, आनुवंशिक गुणों में, आकार में, सभी गुणों में अपने पूर्वजों के समान ही होने वाली है। अर्थात यहां समसूत्री विभाजन हो रहा है, ना कि अर्धसूत्री। एक तत्व और इसमें बोल सकते हैं कि यहां बिना निषेचन के क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है, नई पीढ़ी का निर्माण हो रहा है। तो यहां निषेचन होगा या नहीं होगा? तो निषेचन नहीं होता। तो अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां बिना निषेचन के ही नई संतति का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। यहाँ कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ आनुवंशिक और आकार की, रंग, रूप, गुणों में, सभी रूप में यदि देखा जाए तो जो संतति है अर्थात संतान है अपने पूर्वजों के कैसे मिलेगी? समान मिलेगी। और इस कारण इसे हम क्या कहते हैं? क्लोन भी कहते हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? क्लोन भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर हम क्या बोलते हैं? टैमिट के नाम से भी इसे जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लोन किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे प्रजनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ही नर युग्मक भाग लेता है और जिससे प्राप्त होने वाली संतान रंग, रूप, गुण, आकार की, आनुवंशिक के सभी गुणों में अपने पूर्वजों के समान होती है। तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है या टैमिट कहलाती है। तो ये हमारा टॉपिक भी क्या हो गया? क्लियर। अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन के क्या लाभ। अब इसके बाद हम बात करेंगे अलैंगिक जनन के लाभ। पहले हम अलैंगिक जनन को पूर्ण रूप से क्या कर लेते हैं? कंप्लीट। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? लैंगिक जनन की। देखते हैं लैंगिक जनन के प्रकार या उसके रंग रूप। अब हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन की क्या विशेषताएं। तो सबसे पहले हम विशेषता में ये रख सकते हैं कि अलैंगिक प्रजनन में या अलैंगिक जनन में केवल एक प्रकार का ही युग्मक क्या लेता है? भाग लेता है। इसमें केवल क्या लेता है बेटा? एक युग्मक ही क्या लेता है? भाग लेता है। केवल एक युग्मक क्या लेता है? भाग। युग्मक का मतलब समझ रहे हो ना? या तो वो नर युग्मक होगा या तो मादा युग्मक होगा। युग्मक का अर्थ ये होता है व्यक्ति से नहीं होता। युग्मक का अर्थ होता है उसके लिंग से। युग्मक का अर्थ होता है उसके लिंग से, ठीक है ना? तो यहां पर केवल एक युग्मक ही क्या करता है? भाग लेता है। दूसरी बात हम इसमें क्या रख सकते हैं कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में जनक की कोशिका में भाग लेती है। जनक की क्या होती है? केवल एक जनक की कोशिका ही क्या लेती है? भाग लेती है। ऐसा भी बोल सकते हैं। अर्थात इसे कायिक प्रजनन के नाम से भी हम जानते हैं। क्या बोलोगे? इस प्रकार के प्रजनन में अलैंगिक जनन जो है इसमें जनक मतलब माता पिता, तो जनक की क्या केवल कायिक कोशिका क्या करती है? भाग लेती है। कायिक कोशिका मतलब जो कार्य करे, ऐसी कोशिका भाग नहीं लेती हैं जो कार्य नहीं कर रही है, बैठी है आराम से, हाँ हो रही है क्रिया, इस प्रकार की नहीं। जो कार्य करने वाली कोशिका होती है वही इसमें क्या लेती है? भाग लेती है, ठीक है ना? तो इस कारण इसे अपन एक और नाम से भी जानते हैं अलैंगिक जनन को। किस नाम से? कायिक जनन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तीसरा तथ्य हम इसमें रख सकते हैं, इस जनन से प्राप्त संतानें अपने पूर्वजों के कैसे होती हैं? समान। ये इसकी विशेषता ही है। तो समान गुणों वाले संतान प्राप्त करने में, समान गुणों वाले क्या करने में? संतान प्राप्त करने में इसका क्या करेंगे? उपयोग करेंगे, या विशेषता है ये इसकी कि इससे प्राप्त होने वाली संतान अपने पूर्वजों के समान अर्थात समान गुणों वाली मिलने वाली है। इसमें केवल कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। पढ़ा है क्या अभी? इसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसमें समसूत्री इसलिए है कि इसमें नर युग्मक या तो फिर मादा युग्मक कोई एक भाग लेने वाला है। तो इससे जो संतान पैदा होगी
तो वो तो अपने किसके समान होगी, युग्मक के समान ही होगी, अर्थात इसमें हूबहू अपने युग्मक के समान है, जिससे हम बोल सकते हैं कि इसमें कौन सा विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन होता है। और बात, इसमें आगुणित एवं द्विगुणित पीढ़ियों का एकांतरण नहीं होता है। अगला तथ्य क्या ले सकते हैं, इसमें आगुणित एवं द्विगुणित कोशिकाओं का क्या नहीं होता है, एकांतरण नहीं होता। आगुणित द्विगुणित कोशिकाओं का क्या नहीं होता है, एकांतरण नहीं होता है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। और इसकी एक और बात हम रख सकते हैं, नवजात संतति जो होगी आनुवांशिक रूप से अपने पूर्वज के कैसे होगी, समान होगी। तो इसका छठवां तथ्य आप ये रख सकते हैं कि जो नवजात शिशु है या नवजात संतति है या नई संतान है, कुछ भी बोल सकते हैं, कि इससे प्राप्त जो संतान होगी वो आनुवांशिक, आकार, सभी गुणों में अपने पूर्वज के कैसे मिलने वाली है, समान मिलने वाली है। तो ये इसकी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई कि इसमें केवल एक युग्मक ही क्या लेता है, भाग लेता है, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता हो गई। इसमें कायिक कोशिकाएं, युग्मक की कौन सी कोशिकाएं भाग लेती हैं, केवल कायिक कोशिकाएं ही क्या लेती हैं, भाग लेती हैं। इसमें समान गुणों वाले क्या होते हैं, संतानें प्राप्त होती हैं। समसूत्री विभाजन होता है, ना कि अर्धसूत्री विभाजन। आगुणित और द्विगुणित कोशिकाओं का क्या नहीं होता, एकांतरण नहीं होता है। और एक तथ्य और ये है कि संतान अपने पूर्वजों के समान ही होती है, इसी कारण तो हमने इसे क्या नाम दिया था, क्लोन या टेमेट नाम दिया था। तो ये इसकी क्या हो गई, प्रमुख विशेषताएं। अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन के क्या लाभ, इसके लाभ क्या है। तो इसके लाभ में क्या होंगे भाई, यही विशेषताओं से लाभ निकाल लेते हैं। अलैंगिक जनन के क्या क्या लाभ हैं। पहला तो हम ये बोल सकते हैं, अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, ये विशेषता मानो या लाभ मान लो, ठीक है ना। एक ही जनक क्या लेता है, भाग लेता है। दूसरा, इसमें आसूत्री या समसूत्री विभाजन होता है, ये इसके लाभ ही है। ज्यादा परेशानी होती ही नहीं है, एक तो एक युग्मक को ही अपन को भाग लेना पड़ेगा यहाँ, है ना, तो अपन को दूसरे युग्मक की खोजबीन में नहीं निकलना पड़ेगा। जैसे अपने प्रजाति में हो रहा है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान हो रहा है कि नर को भी ढूंढो, मादा को ढूंढो, उनके बीच युग्मक कराओ, संलयन होगा, निषेचन होगा, तो बहुत टाइम लगेगा। तो फिर इसमें केवल क्या होता है, एक युग्मक ही भाग लेता है, अच्छी बात है ये। दूसरा तथ्य हम ये बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, समसूत्री या आसूत्री विभाजन होता है। तो लफेड़े वाली बात ही नहीं है, कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री या आसूत्री विभाजन होता है। तो अपन को ज्यादा ढूंढ डालना या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात ये बोल सकते हैं, यह जीवों के दूर तक फैलाने में क्या होती है, मदद। तो जीवों के क्या होता है, अब देखो आसूत्री समसूत्री विभाजन होता है, जितना चाहो मन चाहे जीव उत्पन्न कर सकते हो, है ना। तो जीवों की संख्या में ऐसा बोल दो, वृद्धि करने में क्या है, वृद्धि में क्या है, सहायक है। वृद्धि में क्या है, सहायक है। चौथा तत्व क्या बना सकते हो आप यहीं से, इसका चौथा तत्व आप ले सकते हो कि यह जीवों में, या एक प्रकार से बोल सकते हैं यह जंतु बहुत अधिक संततियों को पैदा कर सकता है, और यह प्रजनन की एक अच्छी विधि है। प्रजनन की ठीक ठाक विधि है, अच्छी, ज्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन ठीक है, प्रजनन की क्या है, अच्छी विधि है। और पांचवा पॉइंट ये बता दो कि इसमें समान गुण वाले संतान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। कैसे गुण वाले, समान गुणों वाले संतानों को प्राप्त करने में क्या मिल जाती है, सहायता मिलती है, ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ता है। तो ये इस दृष्टिकोण से क्या होती है, इसकी लाभ है या इसका ज्यादा उपयोग किया जाए। क्या हानि के बारे में, किसी भी क्षेत्र में यदि लाभ मिलेगा तो उस क्षेत्र में कुछ हानियां भी होने वाली है। अच्छाइयां लाख कर लो, उसमें कुछ ना कुछ आपको कमियां मिल जाएंगी। कमियां लाभ से ही निकल के आती है, अलग से आपकी नहीं निकल के आती। तो पहली कमी तो हम ये बोल सकते हैं कि इस प्रजनन से बने जीवों में
वातावरण के प्रति जो परिवर्तन होता है उसके लिए जो तीव्र अनुकूलन की क्षमता होती है वो नहीं मिल सकती। इसका तात्पर्य क्या होगा कि अब जीवों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और एक समान गुणों वाले जीव ही मिलते हैं, तो यदि वातावरण में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, मूसलाधार बारिश होने लगी, बाढ़ आने लगी, कुछ भी परिवर्तन वातावरण में हो रहा है, तो ये जीव तीव्रता से उसको क्या नहीं कर सकते, अपने अनुकूल नहीं बना सकते। अर्थात क्या समझ में आया कि ये जीव प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी जल्दी से, जितनी जल्दी उत्पन्न हुए हैं ना उतनी जल्दी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो अपन पहला तथ्य तो ये ले सकते हैं कि वातावरण के प्रति अनुकूल या तीव्र अनुकूल क्षमता नहीं बना पाते, तीव्र अनुकूल क्षमता नहीं बना सकते। अब अच्छाइयां कुछ मिलेंगी तो कमियां तो मिलेंगी। अब संख्या ज्यादा है, संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये अपने आप में क्या नहीं कर पाते। देखो हमने अभी और भी पढ़ा कि अपने पूर्वजों के समान ही होते हैं, इनमें विभिन्नताएं पाई ही नहीं जाती हैं, और जब विभिन्नता नहीं पाई जाएगी, इनके गुणों वैसे ही मिलेंगे नॉर्मली जैसे ठीक ठाक वाले। अब जैसे परिवर्तन तीव्रता से आएगा तो ये परिवर्तन को ये झेल नहीं पाते और क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो जीवों में, ऐसे जीवों में अलैंगिक जनन से प्राप्त जो संतानें होंगी, जितनी ज्यादा संख्या में बनती हैं उतनी ज्यादा संख्या में क्या हो जाती है, नष्ट भी हो जाती है। आप एग्जाम्पल से ले सकते हो किसी भी ऐसा जीव जो अलैंगिक जनन के फलस्वरूप हो रहा है, मान लो पेड़ पौधे की भी बात करें, यदि उनके भी दृष्टिकोण को देखें तो कुछ जितनी संख्या बनती है, कुछ संख्या क्या हो जाती है उनकी, नष्ट हो जाती है। क्यों? कि वातावरण को वो झेल नहीं पाते हैं, या प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वो उसको क्या नहीं कर पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उसकी क्या है, एक कमी हो गई कि वातावरण के प्रति इनके अंदर क्या नहीं होती, तीव्र अनुकूलन क्षमता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट हम ये रख सकते हैं कि इस प्रजनन से विकास की संभावनाएं भी कैसी होती हैं, कम होती हैं। इस प्रकार के प्रजनन में क्या विकास की संभावना ज्यादा हो सकती है? नहीं। तो विकास की संभावना क्या होगी इसमें, कम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस प्रकार के जो जीव होंगे जो अलैंगिक जनन से निकल के आएंगे, वो जीव के गुणों में तो भिन्नता है ही नहीं, क्योंकि जीवों के गुणों में भिन्नता यदि होगी तो वो एक दूसरे से कंपेयर करके, तुलना करके अपने गुणों में और क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। अब इनमें तो सभी गुणों में क्या होती है, समानता पाई जाती है, जो इनके विकास के दृष्टिकोण से क्या होती है, क्षीण होती है, मतलब इनका विकास की संभावना क्या होगी, कम होगी। तीसरा तत्व हम क्या ले सकते हैं, इसका तीसरा तत्व हम ले सकते हैं कि इस प्रजनन में युग्मक संलयन नहीं होता है। युग्मकों का क्या संलयन हुआ है, निषेचन हुआ है क्या, नहीं हुआ। मतलब यहां पर युग्मकों का क्या नहीं हुआ, का संलयन, युग्मकों का क्या नहीं होता है, संलयन नहीं होता। और जब युग्मकों का संलयन नहीं होगा तो इस विधि से बनी संतानें जो होंगी वो अनुवांशिक पुनर्संयोजन से विभिन्नता नहीं पाई जाएगी, या अनुवांशिक गुणों में उनकी क्या नहीं पाई जाएगी, भिन्नताएं नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि युग्मकों में संलयन नहीं हुआ। मतलब इसमें नर और मादा का आपस में क्या नहीं हुआ है, संयोजन हुआ ही नहीं। ये तो किसी एक युग्मक से बनी है, और जब एक युग्मक से बनी है तो उनमें वो वाली विभिन्नताएं नहीं मिल सकती हैं जो व्यापक दृष्टिकोण में इनको जीने में क्या कर सके, मदद कर सके। ठीक है ना? तो इसमें क्या नहीं होता, संलयन नहीं होता है। किसका? युग्मकों का। तो ये भी इसकी क्या निकल के आई, ये कमी निकल के आई कि इस विधि में युग्मकों का क्या नहीं मिलता देखने को, संलयन नहीं मिल पाता है। अब हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन के किस तरीके से अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती हैं, मतलब इनके प्रकार पढ़ लेते हैं। अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं, तो देखते हैं इनके प्रकारों के बारे में। सबसे पहला प्रकार इसमें ले सकते हैं अलैंगिक जनन का, क्या? विखंडन। क्या ले सकते हैं? विखंडन। तो पहला तो हो गया क्या, विखंडन। दूसरा हम क्या ले सकते हैं, मुकुलन। क्या ले सकते हैं? मुकुलन। तीसरा क्या हो जाएगा, प्लाज्मोटोमी। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोटोमी।
चौथा क्या हो जाएगा हमारा? पहला हो गया विखंडन, दूसरा हो गया मुकुलन, तीसरा हो गया प्लाज्मोटोमी, चौथा हमारा हो जाएगा गैम्यूल, पांचवा हम क्या ले सकते हैं? पुनरुद्भवन, और छठवा क्या ले सकते हैं? बीजाणु। ठीक है ना? तो इसके बाद हम क्या ले सकते हैं? गैम्यूल, फिर क्या हो जाएगा? पुनरुद्भवन, और इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? लास्ट बीजाणु। तो इतने तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? अलैंगिक जनन कर सकते हैं। विखंडन में भी दो प्रकार से विखंडन होता है। एक आपने पढ़ा होगा द्विविखंडन। कौन सा? द्विविखंडन मतलब कोई चीज दो पार्टों में क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। और एक होता है क्या? बहुविखंडन। बहुविखंडन। अब एक एक करके इनके क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए विखंडन की, तो विखंडन में, द्विविखंडन में कौन कौन आ जाएगा हमारा? अमीबा। कौन आ जाएगा? अमीबा, पैरामीशियम, दूसरा क्या आ जाएगा? पैरामीशियम, और कौन आ जाएगा? यूग्लिना। कौन आ जाएगा? यूग्लिना। तो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? विखंडन के अंतर्गत आ जाते हैं, द्विविखंडन के अंतर्गत आ जाते हैं। ओवरऑल यदि देखा जाए तो ये तो विखंडन ही के अंतर्गत आएंगे, लेकिन ये किस विखंडन के अंतर्गत आते हैं? द्विविखंडन के किसके अंतर्गत आते हैं? द्विविखंडन के अंतर्गत आते हैं। यदि बहुविखंडन की बात की जाए तो प्लाज्मोडियम हो गया और मोनोसिस्टिस हो गया। कौन कौन आता है इसके अंतर्गत? कौन आता है? प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस। मुकुलन में कौन कौन आ जाएगा? तो साइकोन और लेनेरिया आपने पढ़ा है। कौन कौन? साइकोन। और कौन आता है इसके अंतर्गत? लेनेरिया। साइकोन और लेनेरिया जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? मुकुलन के अंतर्गत आ जाते हैं। विखंडन में दो प्रजाति पढ़े हमने, एक द्विविखंडन पढ़ा, एक क्या पढ़ा? बहुविखंडन पढ़ा। उनके अलग अलग हमने क्या ले लिए? एग्जाम्पल लिए। फिर हमने किसके बारे में बात की? मुकुलन के बारे में बात की। तो मुकुलन में कौन कौन आ जाता है? अपना साइकोन आ जाता है, और कौन आ जाता है? लेनेरिया आ जाता है। यदि प्लाज्मोटोमी की बात करें तो कौन आता है? ओमेलाइन। कौन आ जाता है? ओमे, इसके अंतर्गत आ जाएगा। कौन सा जीवाणु आ जाएगा? ओवेलाइन। कौन? ओवेलाइन। इसके बाद आ जाएगा स्पॉनेल या स्पॉनेला हो जाएगा। गैम्यूल के अंतर्गत कौन आ जाता है? स्पॉनेला। कौन आ जाता है इसके अंतर्गत? स्पॉनेला। ओमेलाइन किसके अंतर्गत आता है? बोले प्लाज्मोटोमी के अंतर्गत आता है। स्पॉनेला किसके अंतर्गत आता है? गैम्यूल के अंतर्गत आता है। हाइड्रा किसके अंतर्गत आता है? जब हाइड्रा हो गया, स्टारफिश हो गया और स्पॉनिस हो गया तो पुनरुद्भवन के अंतर्गत आ जाते हैं। कौन कौन आ जाते हैं? हाइड्रा और स्टारफिश हो गया, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? पुनरुद्भवन के अंतर्गत आ जाएंगे। और बीजाणु के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे? क्लेमाइडोमोनास। कौन आ जाएगा हमारा? क्लेमाइडोमोनास। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने बात की प्रजनन क्या है। प्रजनन कितने प्रकार? बोले दो प्रकार, एक लैंगिक एक अलैंगिक। पहले हमने अलैंगिक को रखा। अलैंगिक प्रजनन क्या है इसको बहुत अच्छे से देखा कि जिसमें एक नरयुग्मक ही भाग लेता है, जिससे प्राप्त संतति आकार की, रंग, रूप, गुणों, अनुवांशिक सभी गुणों में क्या होते हैं? अपने पूर्वजों के समान होती है। उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। उसमें क्या नहीं होता? निषेचन नहीं होता, इसमें संलयन नहीं होता। ये सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक, साथ ही साथ हम बात करें अलैंगिक जनन की विशेषताएं देखी, अलैंगिक जनन से कुछ लाभ देखे, कुछ क्या देखी? उसकी हानियां भी देखी। फिर अलैंगिक जनन किन किन तरीकों से होती है? तो विखंडन, मुकुलन, प्लाज्मोटोमी, गैम्यूल, पुनरुद्भवन और किस माध्यम से होता है? बीजाणु के माध्यम से इनकी क्या होती है? अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन के लाभ और इससे रिलेटेड पूरे टॉपिक अपन देखते हैं। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन क्या है। तो प्रजनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा
दोनों युग्मकों का होना क्या होता है, अनिवार्य होता है, और जिससे उत्पन्न संतान अपने पूर्वजों से भिन्न या समान या भिन्न हो सकती है। प्रजनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक अर्थात दोनों युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है, निषेचन होता है, और उसके उपरांत नए संतान का क्या होता है, निर्माण होता है। वह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, लैंगिक जनन कहलाती है। इस क्रिया से प्राप्त जो संतान होगी, संतान वो अपने पूर्वजों के कैसे हो सकती है, समान भी हो सकती है और क्या हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है। मोस्टली भिन्नता ज्यादा मिलेगी, समानता कुछ कम ही मिलती है। ठीक है, तो वो प्रजनन क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है, जिसमें दोनों युग्मकों का होना क्या है, अनिवार्य है। नर युग्मक का भी होना अनिवार्य है और मादा युग्मक का होना भी क्या है, अनिवार्य है। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि नर और यहाँ क्या, मादा, तो नर से क्या बनेगा, नर युग्मक, नर युग्मक जिसको हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु, क्या बोलते हैं, और मादा से बनेगा मादा युग्मक अर्थात क्या, अंडाणु। अब ये शुक्राणु और अंडाणु का फैलोपियन नलिका में मिलना, निषेचन बोल दो, नलिका में मिलने की बात नहीं, सीधे सीधे बोल दो, नर युग्मकों का और मादा युग्मकों का आपस में क्या होना, मिलना ही क्या कहलाता है, संलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, संलयन। और संलयन के फलस्वरूप संलयन बोलते हैं या क्या बोलते हैं, निषेचन। कुछ समय के बाद संलयन जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, और निषेचित होकर क्या हो जाएगा, ये किसका निर्माण कर लेगा, ये युग्मनज का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण करेगा, तो युग्मक से किस चीज का निर्माण हो गया, युग्मनज का निर्माण हो गया। यही युग्मनज थोड़ा विकसित होगा और किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा, और भ्रूण के उपरांत ये क्या बना लेगा, शिशु का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, जो नए जीव का क्या कर देता है, जन्म देता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें दोनों युग्मकों का होना अनिवार्य होता है और जिसमें क्या होता है, संलयन और निषेचन का होना अनिवार्य माना जाता है, जिसके फलस्वरूप भी नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर किसका, युग्मनज का निर्माण करते हैं, और जो विकसित होकर भ्रूण और भ्रूण से क्या बनाते हैं, शिशु बनाते हैं। यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, लैंगिक जनन कहलाती है। क्या कहलाती है, लैंगिक जनन कहलाती है। दूसरी बात हमें ये याद रखेंगे, इस जनन में जो प्राप्त संतान होती है वो अपने पूर्वजों से आकार की, रंग, गुण, सभी गुणों में या तो समान भी हो सकती है या तो क्या हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है। ठीक है ना। तो अभी हमारा क्या हो गया, लैंगिक जनन। अब हम बात करेंगे एक एक करके सारे मोस्टली आईएमपी क्वेश्चन। अभी हमने बेसिक तथ्य के बारे में देखा कि प्रजनन क्या है, प्रजनन की कौन सी विधि है, प्रजनन की कौन सी विधि में कौन कौन सी, जैसे लैंगिक और क्या देखा हमने, अलैंगिक देखा। अलैंगिक को देखा तो उसका वर्गीकरण कर दिया कि ये घटनाएं उसमें घटित होती हैं। लैंगिक में भी देख लिया कि क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं। अब सारे के सारे इस यूनिट से क्या निकालेंगे, केवल और केवल इस दृष्टिकोण से निकालेंगे कि 2022 और 23 का जो सेशन हो, जितने भी आईएमपी क्वेश्चन इसके होंगे, अपन केवल उन क्वेश्चनों पर ही क्या करेंगे, विशेष ध्यान देंगे। तो अगला टॉपिक हम लेते हैं अब लैंगिक जनन से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में कौन सा जनन महत्वपूर्ण है, कौन सा जनन उपयोगी है। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, बायो के चैप्टर फर्स्ट की, और कुछ क्वेश्चन जो थे हमने पिछली क्लास में देख लिए थे। आज उसके बाद वाले क्वेश्चनों को हम क्या कर रहे हैं, देखने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन हम रखेंगे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या पढ़ने वाले हैं, अंतर पढ़ने वाले हैं। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की, कि प्रजनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक युग्मक ही क्या लेता है, भाग लेता है। प्रजनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल क्या लेता है, एक युग्मक ही क्या होता है, भाग लेता है, वो क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। जबकि
प्रजनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दोनों युग्मकों का होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। दोनों युग्मकों का होना क्या है, यहां अनिवार्य है। तो वो क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन कहलाएगा। जिसमें नर और मादा दोनों का होना अनिवार्य हो वो क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन। और जिसमें केवल किसी एक युग्मक, या तो नर हो या तो फिर मादा, किसी एक युग्मक का होना अनिवार्य माना जाए तो वो क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाएगा। सपोज आप फॉर एग्जांपल से पहले इसको समझें, जैसे अपन सभी जीवधारियों की बात करें, इंसान की बात करें, पशु पक्षी की बात करें, तो ये जितने भी कैटेगरी हैं ये क्या है, लैंगिक जनन के फलस्वरूप बने हैं। और लैंगिक जनन में नर भी होगा और क्या होगा, मादा होगा। जबकि कुछ सूक्ष्म जीवों की बात करें, निम्न वर्गीय पौधों की बात करें जो अलैंगिक क्रिया के फलस्वरूप होते हैं, तो क्या उसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, नहीं, उसमें तो केवल एक भाग लेता है। फिलहाल में हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि क्या आम के पिताजी होते हैं, आम के माताजी होते हैं, नहीं, वो तो एक युग्मक है, या तो वो नर होगा या उसको में क्या मान सकते हो आप, मादा मान सकते हो। कोई उसके ये तो नहीं बोल सकते कि पपीता का पिता कौन है, पपीता का भाई कौन है, बहन कौन है, माँ कौन है, ये बताएंगे क्या, नहीं बता सकते। क्यों, उनकी एक ही वैरायटी मिलने वाली है। तो ये कहलाते हैं क्या, अलैंगिक जनन से प्राप्त संतान है। अर्थात इसमें केवल एक युग्मक ही क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। दूसरी बात, अलैंगिक जनन से प्राप्त संतानें अपने पूर्वजों के समान होती है। या आप ऐसा बोल दो दूसरे पॉइंट में सबसे पहले कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में निषेचन नहीं होता। पहले तो आप इसे बोलो, निषेचन नहीं होता। और यहां बिना निषेचन के काम ही नहीं होना, तो यहां निषेचन होता है। इसमें क्या होता है, निषेचन होता है। यदि बात की जाए अगले तथ्य की, इसमें हम अगला तथ्य क्या ले सकते हैं कि अलैंगिक जनन से प्राप्त संतानें आकार की, रंग, रूप, गुणों सभी में अपने पूर्वजों के कैसे होती है, तो पूर्वजों के होती है समान। पूर्वजों के कैसे होती है, समान होती है, जिसे हमको क्या बोला था, क्लोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। जबकि लैंगिक जनन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली संतानें रंग, रूप, आनुवंशिक सभी गुणों में अपने पूर्वजों के समान या भिन्न हो सकती हैं। तो यहां जो प्राप्त संतानें होंगी वो समान भी हो सकती हैं और क्या हो सकती हैं, भिन्न भी हो सकती हैं। क्या तीन तथ्य हमें समझ में आए। तीसरा तथ्य हमने क्या लिया कि इससे प्राप्त होने वाली संतानें जो होंगी अपने पूर्वजों के कैसे होगी, समान होगी। जबकि उससे प्राप्त होने वाली संतानें अपने पूर्वजों से समान भी हो सकती हैं और भिन्न भी हो सकती हैं। इसमें पूरा शरीर या एक कोशिका ही क्या करती है, भाग लेती है। इसमें हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में पूरा शरीर या केवल एक कोशिका प्रजनन निकाय का क्या करती है, कार्य करती है। या तो आप पूरा शरीर बोल दो, या शरीर की क्या केवल एक कोशिका प्रजनन में क्या करती है, भाग लेती है। प्रजनन में भाग लेती है या प्रजनन की क्रिया को संपन्न कराती है। जबकि जब हम बात करेंगे कि इसमें अलैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में, तो लैंगिक जनन में आप बोलोगे कि प्रजनन इकाई का निर्माण विशेष प्रकार के ऊतकों के द्वारा होता है। ये प्रजनन की जो क्रिया होती है किसके द्वारा होती है, विशेष प्रकार के टिश्यू कोशिकाओं के माध्यम से बोले, या विशेष प्रकार की क्या कोशिकाएं या ऊतक, इसमें क्या करेंगे, भाग लेंगे। पूरा शरीर भाग नहीं लेता, कुछ विशेष प्रकार। जैसे पुरुष में आप क्या बोलोगे, पुरुष की बात यदि नर की बात की जाए तो नरलिंग होगा जिसको हम शुक्राणु बोलेंगे, और स्त्री की यदि बात की जाए तो कौन भाग लेगा, अंडाणु भाग लेगा। क्या पूरा शरीर उस क्रिया में भाग लेता है, नहीं, इसमें पूरा शरीर क्रिया में भाग नहीं लेता। केवल कुछ विशेष कोशिकाएं या ऊतक ही क्या करते हैं, इस क्रिया में भाग लेते हैं। अगला तथ्य इसमें और क्या दे सकते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अगला तथ्य हम दे सकते हैं कि इसमें कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा सूत्री विभाजन होता है,
समसूत्री विभाजन होता है। जबकि हमने इसमें क्या पढ़ा है, इसमें समसूत्री या कैसे अर्धसूत्री विभाजन होता है। दोनों प्रकार का विभाजन हो सकता है, समसूत्री और कैसा, अर्धसूत्री। क्यों, समसूत्री होगा तो पूर्वजों के समान संतान मिल जाएगी, अर्धसूत्री होगा तो पूर्वजों से भिन्न मिल जाएगी। तो दोनों प्रकार के इसमें क्या हो सकता है, विभाजन हो सकता है। और ये बात की जाए, इससे प्राप्त संतानें तो पूर्वज से समान थी, हमने पहले ही पढ़ लिया। और इससे प्राप्त संतानें पूर्वजों से क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। इससे प्राप्त संतानों की संख्या क्या होने वाली है, बहुत अधिक। अलैंगिक जनन से जो संतानें प्राप्त होंगी उनकी संख्या क्या हो सकती है, बहुत अधिक हो सकती है। क्या लैंगिक जनन में भी बहुत अधिक होगी, सीमित संख्या होगी, 10 एवरेज मान लो, और ओवरऑल बोल दिया तो 20-30 मान लो भाई, हो जाए तो नहीं हो सकती बट इतनी। तो अलैंगिक जनन में बहुत ज्यादा संख्या में संतानें क्या हो सकती हैं, जन्म ले सकती हैं। जबकि लैंगिक जनन में क्या होती हैं, कम मात्रा में ही संतानें क्या होती हैं, जन्म लेती हैं। सातवां तथ्य आप इसमें यह बोल सकते हैं कि अलैंगिक जनन से प्राप्त होने वाली संतान प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के प्रति तीव्र अनुकूलन क्षमता नहीं रखती। तो क्या नहीं रख सकती, ये तीव्र अनुकूलन क्षमता, अर्थात जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आती है ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाते हैं। जबकि इनके प्रति क्या होती है, तीव्र अनुकूलन क्षमता होती है। मतलब जैसे वातावरण मिला वो अपने आप को उसके अनुकूल क्या कर लेते हैं, ढाल सकते हैं। तो ये जीवों में तीव्र अनुकूलन क्षमता मिलेगी। जबकि यहाँ की बात की जाए तो इनमें तीव्र अनुकूलन क्षमता नहीं पाई जाएगी। अगला टॉपिक है हमारा, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रजनन अर्थात जनन की कौन सी विधि अच्छी है और क्यों, कारण भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं जीवों के लिए जनन, सभी जीवधारी प्रकृति में अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं, जिसके फलस्वरूप ही वो इस प्रकृति में अपने आप को क्या रखते हैं, बनाए रख पाते हैं। क्योंकि हर जीव का एक निश्चित समय अवधि के पश्चात क्या होता है, समापन हो जाता है। हर एक जीव की एक निश्चित अवधि होती है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, और उसके उपरांत वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इससे पहले ही वो जनन की प्रक्रिया कर कर अपनी नई संतानों को क्या करके चला जाता है, जन्म देकर चला जाता है। और वो उसका तो अंत हो जाएगा, और जो पूर्व संतानें रह जाएंगी, जो उसने पहले ही जन्म दे दिया है, वो उस वंश को, उस कुल को क्या करता जाएगा, चलाता चला जाएगा। इससे स्पष्ट यह होता है कि सभी जीवधारी प्रकृति में, पृथ्वी में अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। क्या करते हैं, जनन करते हैं। और जिसके कारण ही हजारों वर्षों से प्रकृति में, पृथ्वी पर पादपों, पशु पक्षियों सभी की प्रजातियां क्या हैं, विद्यमान हैं। यदि यह प्रजनन की क्रिया नहीं होती तो पृथ्वी में आज पादपों, पशु पक्षियों या इंसान की बात करें या जानवरों की बात करें, सारी की सारी क्या हो जाती, प्रजाति विलुप्त हो जाती, जैसे कि डायनासोर की। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, प्रजनन अर्थात जनन की कौन सी विधि अच्छी है, और अच्छी है तो क्यों। तो प्रजनन की हम मोस्टली रूप से कितनी विधियां देखे हैं, 2। प्रजनन की हमने कितनी विधियां पढ़ी थी, 2 विधियां पढ़ी थी। एक क्या पढ़ा था, अलैंगिक, और दूसरी पढ़ी थी हमने क्या, लैंगिक। तो थोड़ा सा इसमें गहनता से देखते हैं कि सभी जीवधारी अपनी प्रकृति में निरंतर बनाए रखने के लिए प्रजनन की 2 विधियों का उपयोग करते हैं, एक अलैंगिक विधि और एक लैंगिक विधि। चूंकि अलैंगिक विधि से प्राप्त संतानें अपने पूर्वजों के समान ही होती हैं, और जिनके तीव्र प्रतिकूल परिस्थिति या तीव्र अनुकूलन की प्रति क्षमता इनकी नहीं होती है।
जिसके कारण ये प्रतिकूल परिस्थिति में आने पर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और साथ ही साथ इनमें विभिन्नताएं भी नहीं पाई जाती। विभिन्नता का तात्पर्य है इनमें विशेष अलग अलग प्रकार के गुण नहीं पाए जाते। जबकि लैंगिक जनन से प्राप्त संतानें अपने पूर्वजों के समान या भिन्न दोनों प्रकार की हो सकती हैं। इनको वातावरण के प्रति होने वाली जो परिस्थितियों में बदलाव है उसके प्रति क्या होती है, तीव्र अनुकूलन क्षमता होती है। साथ ही साथ इनमें विभिन्नताएं भी क्या होती हैं, पाई जाती हैं, जिसके फलस्वरूप ये वातावरण में अपने आप को एक लंबे समय अवधि तक क्या रख सकती हैं, विद्यमान रख सकती हैं। साथ ही साथ ये वातावरण को या वातावरण की स्थितियों को बहुत अच्छे तरह से क्या कर सकती हैं, झेल सकती है। झेलने का तात्पर्य है उसको अपने अनुकूल बना सकती है। वातावरण की परिस्थितियों को, प्रतिकूल परिस्थितियों को भी यहां से प्राप्त होने वाली संतानें अपने अनुकूल क्या कर सकती हैं, बना सकती हैं। जिससे ज्ञात होता है कि प्रजनन की लैंगिक विधि जो है अलैंगिक विधि से ज्यादा बेहतर मानी जाएगी। कौन सी विधि? लैंगिक विधि। किससे? अलैंगिक विधि से ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। और साथ ही साथ हम इसमें एक चीज और ये बता सकते हैं कि अलैंगिक जनन में इनके गुणों में न तो पृथक्करण मिलेगा, न तो विनिमय मिलेगा और न ही संलयन या पुनर्संयोजन, ये कोई भी घटनाएं इसके अंतर्गत नहीं मिलने वाली। जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नर और मादा युग्मकों का संलयन भी मिलेगा, उनके बीच गुणों का विनिमय भी होगा, स्थानांतरण भी होगा। अर्थात अधिकांश जो गुण मिलेंगे, विभिन्नताएं मिलेंगी, वो किस में मिलने वाली है? लैंगिक जनन में ही मिलने वाली है। जिससे ये विभिन्नताएं इन जीवों को वातावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता क्या कर देती हैं, प्रदान कर देती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि प्रजनन की लैंगिक विधि ही क्या मानी जाएगी, अच्छी विधि मानी जाती है। ये इसका मुख्य कारण है।